Assalamu alaikum everyone. We were discussing about the thrombosis. We have talked about endothelial injury, abnormal blood flow, and for now the main topic of concern for today is hypercoagulability. As the name shows, hyper means increased, coagulability means tendency of blood to clot. This is caused by alterations in coagulation factors. Alterations in coagulation factors. These alterations can be primary या सेकेंडरी. अच्छा, इसे ना एक ब्लॉक से पहले देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे. देखें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी जो कॉमनली होती है ना, लाइक मोर देन 1% ऑफ पॉपुलेशन को प्राइमरी कॉज में से फैक्टर 5 म्यूटेशन, जिसे अभी डिस्कस करते हैं इन सबको, फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन या प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन हो सकती है, या फिर इंक्रीज लेवल ऑफ फैक्टर 8, 9, 11 और फिब्रिनोजिन. ठीक है, ये कॉमन है. और रेयर की बात की जाए तो एंटीथ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी की डेफिशिएंसी या प्रोटीन एस की डेफिशिएंसी. और वेरी रेयर फिब्रिनोलाइसिस डिफेक्ट्स, यानी ये भी हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स कोज कर सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर है. फिब्रिनोलाइसिस होमोजाइगस होमोस्टिन्यूरिया, यानी डेफिशिएंसी ऑफ सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज. ठीक है, ये सारी प्राइमरी यानी जेनेटिक कॉजेज थी. सेकेंडरी की बात की जाए, हाई रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस क्या क्या चीज़ें? प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट या इमोबिलाइजेशन, इसकी वजह से जो है ना अ पर्सन इज़ एट अ हाई रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस. इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एट्रियल फिब्रिलेशन, टिश्यू इंजरी, यानी कोई सर्जरी, फ्रैक्चर या बर्न की वजह से जो टिश्यू इंजरी हो रही है. इसके अलावा कैंसर, प्रोस्थेटिक कार्डिक वॉल्व या DIC, डिसिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन. इसके अलावा HIT यानी हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सिंड्रोम, ये सारे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं. ठीक है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम. ठीक है, और सेकेंडरी एक्वायर्ड के लिए लो रिस्क फैक्टर कौन से हैं? कार्डियोमायोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट, यानी कि एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज जिसमें हो जाता है, जैसे प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम में होते हैं. फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की वजह से, और सिकल सेल अनीमिया, स्मोकिंग, इन सब की वजह से, इन सब की जो मेन है उन्हें हम डिस्कस करते हैं. देखें, हमने बात यहाँ पे छोड़ी थी कि ऑल्ट्रेशंस जो होती हैं कोएगुलेशन फैक्टर्स में, वो प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी. प्राइमरी यानी कोई जेनेटिक रीज़न की वजह से या इनहेरिटेड कॉज. सेकेंडरी विच इज़ एक्वायर्ड. प्राइमरी की बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमनली फैक्टर 5, कोएगुलेशन फैक्टर 5 या फिर ये ना प्राइमरी की बात करें. ठीक है, या फिर प्रोथ्रोम्बोटिक जीन की म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं. ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन की म्यूटेशन.
ये चीज़ है प्राइमरी कॉज की। मोस्ट कॉमनली ना ये इन दो वजूहात की वजह से होते हैं, जैसे लेडन म्यूटेशन। इसमें होता क्या है कि फैक्टर 5 जो है उसकी म्यूटेशन के रिजल्ट में ना होता क्या है कि म्यूटेशन के रिजल्ट में फैक्टर 5 का जो एक अमाइनो एसिड है ना, फैक्टर 5 का एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू ऑल्टर हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ना प्रोटीन सी इसकी प्रोटियोलाइसिस नहीं करा पाता। हमें पता है ना यूजली प्रोटीन सी एंटी थ्रोम्बोटिक एक्ट करता है, ठीक है, लेकिन म्यूटेशन ऐसी हो गई है फैक्टर 5 में, अमाइनो एसिड ऑल्टर हो गया एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू, जिसकी वजह से इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू प्रोटीन सी प्रोटियोलाइसिस। अच्छा आप देखें, अब जो हेट्रोजाइगोट्स होंगे, यानी यानी जिनमें दो एलील में से एक म्यूटेटेड फैक्टर जीन प्रेजेंट है, मतलब ये म्यूटेशन हो रही है ना फैक्टर 5 की, तो दो एलील में से ना एक एलील जो है नॉर्मल है और एक एलील जो है वो म्यूटेटेड है, ठीक है, उनमें जो वीनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस है ना हेट्रोजाइगोट्स में, हेट्रोजाइगोट की बात को समझ आ गई ना आप लोगों को। अब इनमें वीनस थ्रोम्बोसिस वीनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन जो होमोजाइगोट्स हैं, यानी जिनकी दोनों की दोनों एलील ना म्यूटेटेड है, एक भी नॉर्मल नहीं है फैक्टर 5 के लिए ना, कि दोनों में अमाइनो एसिड की ऑल्ट्रेशन हो गई है। होमोजाइगोट्स में क्या होगा कि ये चांसेस 50 टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगे, उनमें रिस्क फैक्टर 50 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके अलावा वो लोग जिनमें डीवीटी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस बार बार होते हैं, आई मीन टू से रिकरेंट डीवीटी, उनमें इस म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी, ये लीडर म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी 60% होती है, ठीक है। डीवीटी की बात करें, ये म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी 50% है, मतलब वो उनमें लेडर म्यूटेशन होने के चांसेस 60% इंक्रीज कर जाती हैं। इसके अलावा है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ होमोसिस्टीन। This increased level of homocysteine, it contributes to arterial and venous thrombosis, as well as atherosclerosis. अब होमोसिस्टीन का आखिर थ्रोम्बोसिस से क्या ताल्लुक है? असल में ना जो होमोसिस्टीन मेटाबोलाइट्स हैं, होमोसिस्टीन मेटाबोलाइट्स की ना
थायोईस्टर लिंकेज, ठीक है, ये थायोईस्टर लिंकेज होती है विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग फिब्रिनोजीन। अब जितने ज़्यादा होमोसिस्टीन लेवल होंगे इतने मेटाबोलाइट्स उसके जो है डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ लिंकेज बनाएंगे, वो फिब्रिनोजिन भी हो सकती है। इस तरह से होमोसिस्टीन का प्रोथ्रोम्बोटिक इफेक्ट होता है। और ये जो एलिवेशन है होमोसिस्टीन लेवल में, अब ये जो एलिवेशन है होमोसिस्टीन लेवल में, ये किस वजह से है? दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एन इनहेरिटेड डेफिशिएंसी of an enzyme cystathione। cystathione beta synthetase, इसकी इनहेरिटेड डेफिशिएंसी जो है ना, ये डिक्रीज इनहेरिटेड डेफिशिएंसी की वजह से लेवल ऑफ होमोसिस्टीन इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है ना, इसने करना क्या होता है कि इसने होमोसिस्टीन को एरो यहाँ बना देते हैं, इसने होमोसिस्टीन को चेंज करना होता है इनटू सिस्टीन। अब इसकी डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा एक और प्राइमरी कॉज है एंटीकोएगुलेंट्स की इनहेरिटेड डेफिशिएंसी, कि कोई एंटीकोएगुलेंट्स मौजूद ही नहीं है बॉडी में बिकॉज ऑफ सम इनहेरिटेड इशू, इनहेरिटेड डेफिशिएंसी। एंटीकोएगुलेंट्स लाइक एंटीथ्रोम्बिन 3, या फिर जिसने प्रोटियोलाइसिस की, जिसकी हमने पीछे बात की, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। बट ये ना लेस कॉमन कॉज है, जैसे पीछे हमने ब्लॉक में देखा था ना, ये लेस कॉमन कॉज है। सेकेंडरी, ये हमने बात की थी प्राइमरी की। सेकेंडरी हाइपरकोएगुलेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें हमने देखा था प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट यानी इमोबिलाइजेशन, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट इमोबिलाइजेशन के अलावा स्टेसिस, कोई वेस्कुलर इंजरी हो गई है जिसे हमने ब्लॉक में अभी देखा था। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर कॉजिंग सेकेंडरी हाइपरकोएगुलेबिलिटी। इसके अलावा ना प्रेगनेंसी में जो थ्रोम्बोसिस के चांसेस इंक्रीज होते हैं ना, प्रेगनेंसी में जो थ्रोम्बोसिस के हम कहते हैं कि चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि जो एस्ट्रोजन लेवल है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है। एंड दिस इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल causes increase in hepatic synthesis of coagulation factors। इसने क्या करना है, जाके
लीवर के थ्रू कोएगुलेशन फैक्टर की सिंथेसिस को इंक्रीज करा देना है। जो ये कोएगुलेशन फैक्टर्स है ना, इनकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी और एक तो सिंथेसिस इंक्रीज करानी है, दूसरा इसने क्या करना है कि एंटी थ्रोम्बिन 3 की सिंथेसिस को डिक्रीज कर देना। ठीक है, इस तरह से जो है ना प्रेगनेंसी में थ्रोम्बोसिस के चांसेस इन्हेंस कर जाते हैं। इसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की जाए तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, उन्होंने भी सेम मैकेनिज्म के थ्रू थ्रोम्बोसिस के रिस्क को इंक्रीज कर देना है। नेक्स्ट फैक्टर जो हमने देखा था दैट इज कैंसर। देखें, डिसिमिनेटेड कैंसर्स जो होते हैं, यानी ऐसे कैंसर्स दैट लीव देयर प्राइमरी साइट एंड एंटर इनटू सेकेंडरी साइट, ठीक है, उन्हें डिसिमिनेटेड कैंसर कहते हैं। सो डिसिमिनेटेड कैंसर, इन्होंने प्रोकोएगुलेंट ट्यूमर्स रिलीज करानी है, ठीक है, प्रोकोएगुलेंट ट्यूमर प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं एंड आर प्रीडिस्पोजेस टू थ्रोम्बोसिस। आपने सुना होगा कि ओल्ड एज में ना थ्रोम्बोसिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओल्ड एज में थ्रोम्बोसिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी एक रीज़न ये है कि जैसे जैसे ना एज बढ़ती है हाइपर कोएगुलेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि विद द एडवांसमेंट ऑफ एज हाइपर कोएगुलेबिलिटी ज़्यादा कैसे हो रही है, विद द एडवांसमेंट ऑफ एज प्लेटलेट एग्रीगेशन increases and along with that prostacyclin PGI2 which is released from endothelium, it will decrease। प्लेटलेट एग्रीगेशन से तो समझ आ रही है प्रोस्टासाइक्लिन के डिक्रीज होने की वजह से थ्रोम्बोसिस कैसे हो रहा है, क्योंकि ना जो प्रोस्टासाइक्लिन है इसका फंक्शन होता है कि इसने प्लेटलेट एग्रीगेशन को रिड्यूस करना है, इनहिबिट करना है, ठीक है। सेकेंडरी हाइपर कोएगुलेबिलिटी या सेकेंडरी थ्रोम्बोफीलिया भी जिसे कहते हैं, थ्रोम्बोफीलिया की 2 इम्पोर्टेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज HIT, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, HIT सिंड्रोम। अच्छा, ऐसे पेशेंट जिनका ना अनफ्रैक्शनड हेपरिन से ट्रीटमेंट किया जा रहा है फॉर एंटीकोएगुलेशन, ठीक है, हमें पता है ना हेपरिन एंटीकोएगुलेंट है, तो एंटीकोएगुलेशन के पर्पस के लिए अनफ्रैक्शनड हेपरिन के थ्रू पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है उनमें इसकी रेशो HIT सिंड्रोम की रेशो होती है 5%, यानी उनमें 5% पेशेंट को HIT सिंड्रोम हो सकता है।
इसमें होता कुछ यूँ है कि ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं जो हेपरिन और प्लेटलेट फैक्टर 4 के कॉम्प्लेक्स के साथ ना बाइंड करती हैं, ठीक है। हेपरिन और प्लेटलेट फैक्टर 4 के कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करती हैं। अच्छा, इसका ना एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो अभी तक अनक्लियर है, लेकिन अपेरेंटली जो है ना, यही जो ऑटो एंटीबॉडीज है ना, ये एक तो इनके साथ बाइंड कर रही है हेपरिन के साथ, और ये क्या करती है कि ये प्लेटलेट और एंडोथेलियल सरफेस पे प्रेजेंट कॉम्प्लेक्सेस जो होती हैं ना, उनके साथ भी जाके बाइंड करती है, ठीक है। एंडोथेलियल सरफेस पे कॉम्प्लेक्सेस। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये बाइंडिंग की वजह से क्या होगा कि प्लेटलेट की एक्टिवेशन हो जाएगी। प्लेटलेट एक्टिवेशन कराती हैं, यानी एग्रीगेशन स्टार्ट होगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन, रिजल्टिंग इन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। as well as endothelial injury, obviously। इस तरह से ना जो ओवरऑल रिजल्ट जो मिल रहा है दैट इज प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट। हालांकि देखा जाए कि हमने बात की थी हेपरिन की, तो हालांकि हेपरिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिसका हमें पता है एंटीकोगुलेंट होता है, लेकिन इस हेपरिन का हमें पता है ना कि एंटीकोगुलेंट होता है। तो लेकिन इस तरह से ये सिंड्रोम जो है ना, वो एंटीकोगुलेंट की बजाय खुद थ्रोम्बोसिस को थ्रोम्बोसिस इंड्यूस कर रही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कोस कर रही है, इसलिए इसे कहा जाता है हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये सिंड्रोम आपने याद कर लेनी है कि किस तरह से हेपरिन की वजह से ही होती है। अच्छा, इस चीज़ से ना ये सारी के हेपरिन की वजह से ये जो ऑटो एंटीबॉडीज वगैरह बन रही हैं, इस चीज़ से बचने के लिए ना न्यू हेपरिन which is low molecular weight fraction हेपरिन यूज़ की जाती है, जो एंटीबॉडीज़ को ना कंपैरेटिवली लेस इंड्यूस करती हैं, होता है। तो लेकिन इस तरह से ये सिंड्रोम जो है ना, वो एंटीकोगुलेंट की बजाय खुद थ्रोम्बोसिस इंड्यूस कर रही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कोस कर रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो ये सिंड्रोम आपने याद कर लेनी है कि किस तरह से हेपरिन की वजह से ये होती है। अच्छा, इस चीज़ से ना ये सारी के हेपरिन की वजह से ये जो ऑटो एंटीबॉडीज वगैरह बन रही हैं, इस चीज़ से बचने के लिए ना न्यू हेपरिन which is low molecular weight fraction हेपरिन यूज़ की जाती है, जो एंटीबॉडीज़ को ना कंपैरेटिवली लेस इंड्यूस करती हैं। लेकिन अगर कोई पहले से ही एंटीबॉडी बन चुकी है, देन इन दैट केस इट स्टिल कैन कॉज थ्रोम्बोसिस। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।